नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर को ख़त्म किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल वाले चैप्टर को। तो देखिए, हर कहानी की शुरुआत होती है एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन से और हमारे संविधान की कहानी शुरू होती है प्रीएम्बल से। ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का मुखड़ा है जो बताता है कि हमारा देश का विजन क्या है और किस टाइप का भारत हम बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं बल्कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी का सोल है, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जैसे पावरफुल आइडियल्स को जगह दी गई। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और सबसे पहले समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, प्रीएम्बल बेसिकली एक इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे किसी किताब का शुरुआती पेज उसका मकसद बताता है, वैसे ही प्रीएम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की सोच और पर्पज को दिखाता है। ये प्रीएम्बल एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का समरी या एसेंस है, मतलब जो भी प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है उनका कंडेंस्ड फॉर्म आपको प्रीएम्बल में मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एन ए पलकीवाला जी ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी कि जैसे आइडेंटिटी कार्ड किसी व्यक्ति की पहचान होती है वैसे ही प्रीएम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन की असली पहचान समझ आती है। अब आते हैं इसके ओरिजिन पर। तो दोस्तों, प्रीएम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर। इसे पंडित नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया था और 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट भी कर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने प्रीएम्बल में कुछ नए शब्द ऐड किए थे। ये शब्द थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन्हीं एडिशन के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफी और भी ज़्यादा क्लियर हो गया। तो ये था प्रीएम्बल के इंट्रोडक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, जिसमें लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। इसमें यह भी लिखा गया है कि in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा प्रीएम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी राजा या बाहर से नहीं मिला बल्कि भारत के लोगों ने खुद अपने लिए बनाया है। इसमें डिक्लेयर किया गया है कि हम अपने देश को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। इसका मतलब है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहना, इकोनॉमिक जस्टिस और वेलफेयर को प्रमोट करना, धर्मों को बराबरी का सम्मान देना, लोगों द्वारा चलने वाली सरकार होना और मोनार्की के बजाय इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट रहना। साथ ही प्रीएम्बल यह भी प्रॉमिस करता है कि हर सिटीजन को जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी और फ्रेटर्निटी जो इंडिविजुअल की डिग्निटी और नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इंश्योर करे वो दिया जाएगा। यहाँ पे यह भी कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट, एनेक्ट और गिव टू आवरसेल्व्स किया। ये एक प्राउड मोमेंट था जिसमें हमने अपने फ्यूचर के लिए खुद को अपना संविधान दिया। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने अपने प्रीएम्बल के बेसिक को जाना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम जानेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल को। यहाँ पे हम जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे स्टेट की नेचर क्या है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और कब इसे एडॉप्ट किया गया। यहाँ पे पहला इंग्रेडिएंट है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो देखिए, प्रीएम्बल क्लियरली कहता है
कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर डायरेक्टली लोगों से लेता है। इससे प्रूव होता है कि अल्टीमेट अथॉरिटी इंडिया के सिटीजन्स के पास है, ना कि किसी किंग या एक्सटर्नल पावर के पास। यहाँ पे दूसरा इंग्रेडिएंट है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो दोस्तों प्रियम्बल इंडिया को डिफाइन करता है एज ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब होता है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर और इकोनॉमिक जस्टिस पर फोकस करना। सेक्युलर का मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति बराबरी। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोगों के द्वारा चलने वाली सरकार। और रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, हेरेडिटरी मोनर्की नहीं होती। यहाँ पे तीसरा इंग्रेडिएंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हमारा प्रियम्बल प्रोमिस करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को। इन चारों शब्दों को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है डेट ऑफ एडॉप्शन। तो दोस्तों प्रियम्बल क्लियरली मेंशन करता है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट, एनेक्ट और गिव टू आवरसेल्व्स किया था। ये एक हिस्टोरिक दिन था जहां इंडिया ने अपने फ्यूचर के लिए एक नया चैप्टर शुरू किया था। तो ये था इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल के बारे में। तो देखिए ये कीवर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल को डिफाइन करते हैं और हर एक शब्द एक पावरफुल विजन कैरी करता है। तो चलिए हर एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कीवर्ड है सोवरेन। तो देखिए इसका मतलब है कि इंडिया ना तो किसी का डिपेंडेंसी है और ना ही किसी का डोमिनियन। मतलब हम अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी और देश के अंडर डिपेंड नहीं करते। इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि इंडिया इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों मैटर्स में इंडिपेंडेंट है। मतलब चाहे डोमेस्टिक पॉलिसीज हो या इंटरनेशनल रिलेशंस, हर डिसीजन भारत खुद लेता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सोवरेन का मतलब है इंडिया फ्री है अपने अफेयर्स कंडक्ट करने के लिए। हमारे देश में इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस सब अपने कंट्रोल में है। यहाँ पे चौथा पॉइंट एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि कॉमनवेल्थ या यूएनए की मेंबरशिप से हमारी सोवरेंटी लिमिट नहीं होती। हम यहाँ पे वॉलंटरीली मेंबर है पर अपना इंडिपेंडेंस सेक्रीफाइस नहीं करते। और फाइनली इंडिया के पास पावर है कि अपनी टेरिटोरी को एक्वायर या सीड कर सके। ये भी सोवरेंटी का एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि अपने जियोग्राफिकल डिसीजंस भी हम खुद लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा सोवरेन सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि भारत के कंप्लीट इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल का सिंबल है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पे। तो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है सोशलिस्ट। तो देखिए ये शब्द हमारे प्रियम्बल में शुरू से नहीं था, बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसे ऐड किया गया। इस वक्त इंडिया एक स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट की तरफ मूव कर रहा था, जहां गवर्नमेंट का रोल सिर्फ गवर्नेंस तक सीमित नहीं था बल्कि सिटीजन्स के ओवरऑल डेवलपमेंट तक एक्सटेंड हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंडिया का सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जिसका मतलब है कि इकोनॉमिक जस्टिस भी हो लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी मेंटेन रहे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जैसा नहीं है जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ लोगों के राइट्स, फ्रीडम और डिग्निटी का भी ध्यान रखा जाता है, यानी डेवलपमेंट भी और डेमोक्रेसी भी दोनों साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन सोशलिज्म एक बैलेंस्ड आइडियोलॉजी है जिसमें हम मार्क्सिज्म और गांधीज्म दोनों का इन्फ्लुएंस देखते हैं। मार्क्सिज्म हमें इकोनॉमिक इक्वलिटी और क्लासलेस सोसाइटी की तरफ ले जाता है, जबकि गांधीज्म ग्रासरूट लेवल पर
सेल्फ सफिशिएंसी, डिसेंट्रलाइजेशन और ह्यूमन डिग्निटी पर फोकस करता है। हमारे यहाँ सोशलिस्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए गवर्नमेंट के पास पावर है कि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स डायरेक्टली सरकार के कंट्रोल में रहे। साथ ही इंडिया ने एडॉप्ट किया है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए। सोशलिज्म का मेन मकसद है सोसाइटी से पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इग्नोरेंस और डिजीज जैसे सोशल एविल्स को हटाना। इसका मतलब है कि हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी भी सोशलिस्ट फिलोसॉफी को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। डीपीएसपी सरकार को डायरेक्शन देते हैं कि पॉलिसीज और लॉज इस तरह से बनाएं जो पब्लिक वेलफेयर और इक्वलिटी को प्रमोट करे, जैसे फ्री एजुकेशन, फेयर वेजेस, हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा सोशलिस्ट एक ऐसा पावरफुल कीवर्ड है जो बताता है कि इंडिया सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बल्कि एक वेलफेयर स्टेट भी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पे। अब समझते हैं नेक्स्ट कीवर्ड को, जो है सेक्युलर। तो देखिए ये शब्द हमारे प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। ये एडिशन इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान हुआ, जब प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये 3 शब्द ऐड किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्युलर मीन्स ऑल रिलीजियंस इक्वल एंड स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। तो दोस्तों सेक्युलर का सिंपल मतलब है कि स्टेट का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता और सभी धर्मों को बराबरी से ट्रीट किया जाता है। इंडिया किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना प्रमोट करता है और ना ही अपोज करता है। हमारे यहाँ हर सिटीजन को ये राइट है कि वो अपना धर्म फ्रीली फॉलो कर सके। नेक्स्ट है इंडिया में सेक्युलरिज्म एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट सभी धर्मों को इक्वल रेस्पेक्ट और इक्वल सपोर्ट देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म को लीगल बैकिंग भी दी गई है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स 25 से 28 तक। ये आर्टिकल्स हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ रिलीजियन देते हैं। आर्टिकल 25 हर एक को अपने धर्म को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपागेट करने का राइट देता है। आर्टिकल 26 इंस्टीट्यूशंस को रिलीजियस फ्रीडम देता है। आर्टिकल 27 रिलीजियन के नाम पे टैक्स नहीं लेने देता और आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे समझना जरूरी है कि इंडिया का स्टेट, जिसका मतलब है सरकार या गवर्नमेंट एज ए होल, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट लेवल की, ना तो एंटी रिलीजियन है और ना ही इररिलीजियस। हमारे यहाँ गवर्नमेंट रिलीजियन से दूर नहीं भागता बल्कि एक न्यूट्रल और रेस्पेक्टफुल अप्रोच रखता है। यानी गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियन को फेवर नहीं करती, लेकिन सभी को इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल रेस्पेक्ट देती है। यही पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का असली एसेंस है, जहाँ रिलीजियस हार्मोनी और यूनिटी प्रमोट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा यह प्रिंसिपल हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में लाने का एक पावरफुल टूल देता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पे। तो यहाँ पे अगला कीवर्ड है डेमोक्रेटिक। तो देखिए इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेंटी, मतलब इंडिया में रियल पावर लोगों के पास है और सरकार उन्हीं के कॉन्सेंट से चलती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली डिसीजंस लेते हैं, जैसे रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। यहाँ पे दोस्तों रेफरेंडम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोग डायरेक्टली वोट करके किसी लॉ या पॉलिसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने एक नया लॉ बनाया एल्कोहल बैन पर। इस केस में लोगों से डायरेक्टली पूछा जाएगा कि आप इसे सपोर्ट करते हैं या नहीं। अगर मेजोरिटी इसे सपोर्ट करेगा तो ये लॉ बन जाएगा। अब समझते हैं इनिशिएटिव को।
तो इसमें लोग खुद से कोई नया लॉ प्रपोज करते हैं और अगर मेजोरिटी लोग सपोर्ट करते हैं तो उस पर वोट होता है। जैसे अगर कोई सिटीजन ग्रुप बोले कि प्लास्टिक बैन होना चाहिए और वो लाखों सिग्नेचर्स ले जाए तो उस पर सरकार को एक्शन लेना पड़ता है या वोट करवाना पड़ता है। यहाँ पे रिकॉल का मतलब होता है लोग किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उसकी टर्म खत्म होने से पहले हटा सकते हैं अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहा। जैसे अगर किसी नगर निगम के काउंसिलर पर करप्शन का इल्जाम हो तो लोग वोट करके उसे हटा भी सकते हैं। अब समझते हैं प्लेबीसाइट को। तो ये भी एक डायरेक्ट वोट होता है लेकिन यूजुअली टेरिटोरियल या नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू पर होता है। जैसे किसी डिस्प्यूटेड एरिया के लोगों से पूछा जाए कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। इसका यूज कंट्रोवर्शियल या इंटरनेशनल मैटर्स में होता है। अब समझते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में। तो इंडिया ने एडॉप्ट किया है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो उनके बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। हमारा मॉडल स्पेसिफिकली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब देखते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। यहाँ पे पहला फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18+ के हर सिटीजन को वोट का राइट। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इंडिपेंडेंटली चूज करते हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, यानी सभी लोग लॉ के सामने इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये सिस्टम को बैलेंस करता है और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी हर सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक इम्पोर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जब वो सोशल डेमोक्रेसी पर बेस्ड हो। और सोशल डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण भी है जहाँ सभी को सम्मान, अधिकार और इक्वलिटी मिले। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पे। तो नेक्स्ट कीवर्ड है रिपब्लिक। ये कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, हेरेडिटरी नहीं। हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और वो इलेक्टेड होते हैं, किसी रॉयल फैमिली के थ्रू पोजीशन इनहेरिट नहीं करते। यहाँ पे दोस्तों रिपब्लिक प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि हेड ऑफ द स्टेट का एक फिक्स टेन्योर हो। जैसे हमारे प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 साल का। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिपब्लिक प्रिंसिपल सिर्फ इलेक्शन तक सीमित नहीं है, इसका मीनिंग है इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। रिपब्लिक सिस्टम में किसी भी कास्ट, क्लास, जेंडर या बर्थ स्टेटस के बेसिस पर कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होता। जैसे इंडिया में कोई राजा या नवाब स्टेटस नहीं होता जिसे लॉ के ऊपर समझा जाए। यहाँ पे हर सिटीजन इक्वल फुटिंग पर है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई मिनिस्टर। रिपब्लिक नेचर यह भी इंश्योर करता है कि पब्लिक ऑफिसेस सबके लिए ओपन हो। मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन अगर वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी पूरी करता है तो वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या किसी भी पोस्ट के लिए कैंडिडेट बन सकता है। इसमें किसी जात, धर्म, सेक्स या बैकग्राउंड का भेदभाव नहीं होता। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे लोगों में एस्पिरेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी का सेंस आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा इस सिस्टम में पब्लिक पार्टिसिपेशन, मेरिटोक्रेसी और फेयरनेस प्रमोट होती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पे। तो अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जस्टिस। तो देखिए इसका मतलब होता है न्याय और ये हमारे संविधान का एक फंडामेंटल वैल्यू है। ये इंश्योर करता है कि हर सिटीजन के साथ फेयर और अनबायस्ड बिहेवियर हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। जस्टिस के 3 मेन डायमेंशंस होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इनका कॉम्बाइंड गोल है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी देना सबको।
यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय को। तो इसका मेन फोकस होता है सोसाइटी में जो सोशल इनइक्वालिटीज है उनको दूर करना, जैसे कास्ट सिस्टम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सिर्फ इसलिए स्कूल या जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती क्योंकि वो SC ST या OBC है तो ये इनजस्टिस है। हमारे यहाँ सोशल जस्टिस के थ्रू रिजर्वेशन पॉलिसी, राइट टू एजुकेशन और एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज लाए गए हैं ताकि इन गैप्स को फिल किया जा सके। इसका एक और गोल है वीकर सेक्शंस जैसे SC ST OBC और वोमेन का अपलिपमेंट। ये इंश्योर करता है कि इन सबको इक्वल डिग्निटी मिले सोसाइटी में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय। तो इसका मतलब है कि वेल्थ और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सबके बीच। इंडिया जैसे कंट्री में जहां कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब, वहां इकोनॉमिक जस्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी करोड़ों कमा रहा है लेकिन दूसरा रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये इनइक्वालिटी है। इसको रिड्यूस करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म लॉज और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स। इकोनॉमिक जस्टिस का मेन एम है कि कोई भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में ना रहे और सबको बेसिक नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके। यहाँ पे नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि हर सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए बिना किसी बायस के। इसका मतलब ये भी है कि कोई भी इंडिविजुअल, चाहे गरीब हो या अमीर, हाई कास्ट हो या लो कास्ट, सबको वोट देने का और इलेक्शन लड़ने का बराबर अधिकार होना चाहिए। यानी कि ये गारंटी करता है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स सभी सिटीजन्स के लिए, जैसे वोट देना, इलेक्शंस लड़ना, पब्लिक ऑफिसर्स तक इक्वल एक्सेस और गवर्नमेंट में अपनी इक्वल वॉइस रखना। यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली इंस्पायर्ड है 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन रेवोल्यूशन ने दिखाया कि अगर सोसाइटी को फेयर और जस्ट बनाना है तो हर लेवल पे रिफॉर्म्स चाहिए, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल। इसी से मोटिवेट होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जस्टिस को प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स में रखा। तो ये था जस्टिस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है लिबर्टी। तो देखिए, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल्स। मतलब सिटीजन को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की आज़ादी हो बिना किसी अनजस्टिफाइड बंधन के। जैसे आप क्या सोचते हैं, क्या पहनते हैं, किस भगवान को मानते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये सब आपकी पर्सनल चॉइस है और ये लिबर्टी के अंडर प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिबर्टी को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बनाया बल्कि इसे लीगल प्रोटेक्शन भी दिया है थ्रू फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 9 से आर्टिकल 22 मेनली पर्सनल फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे बोलने का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार, किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस को चूज करने का अधिकार, etc। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ लिबर्टी जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आता है लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी आप अपने आइडियाज और व्यूज को फ्रीली सोच सकते हैं। नेक्स्ट है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आप अपने आइडियाज को ओपनली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इसका मतलब है कि आप अपने पर्सनल आइडियाज, फिलोसॉफी या आइडियोलॉजी को फ्रीली मान सकते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस। जैसे अगर आप एक एथिस्ट हैं और किसी भी रिलीजन में बिलीफ नहीं रखते तो भी आपको पूरी लिबर्टी है अपनी बिलीफ को होल्ड करने की। नेक्स्ट है लिबर्टी ऑफ फेथ। तो इसका मतलब है कि आप किसी रिलीजन के गॉड, स्क्रिप्चर, रिचुअल्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज में फेथ रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते हैं। जैसे अगर एक हिंदू अपनी भक्ति में फेथ रखता है, गीता या रामायण पढ़ता है और मंदिर जाता है तो उसका यह अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है लिबर्टी ऑफ वर्शिप, यानी आप अपने तरीके से पूजा या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज कर सकते हैं।
जैसे अगर कोई हिंदू मंदिर जाए या फिर कोई क्रिश्चियन चर्च जाए, दोनों की फ्रीडम प्रोटेक्ट की गई है। ये लिबर्टीज इंश्योर करती है कि हर सिटीजन अपनी आइडेंटिटी के साथ खुलकर जी सके। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली कहा है कि लिबर्टी पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है ताकि सोसाइटी का पीस और सेफ्टी बना रहे। अब सवाल आता है कि ये रेस्ट्रिक्शंस कब लग सकती है। तो ये नॉर्मली तब लगता है जब ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करे, मोरालिटी के खिलाफ हो, किसी दूसरे सिटीजन के राइट्स को इफेक्ट करे, ईटीसी। जैसे आपको स्पीच का फ्रीडम है, लेकिन अगर आप हेट स्पीच देंगे या वायलेंस भड़काने वाली बात करेंगे तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिबर्टी को माना गया है एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ये इसलिए ताकि अगर फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन ही ना हो तो डेमोक्रेसी का असली मतलब खत्म हो जाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पे। अब बात करते हैं एक और क्रूशियल कीवर्ड पर, जो है इक्वलिटी। तो देखिए, इसका मतलब है कि किसी भी सिटीजन को सिर्फ उसकी बर्थ, जाति, जेंडर, रिलीजन या स्टेटस के बेसिस पर स्पेशल प्रिविलेज या डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। प्रियम्बल क्लियरली कहता है कि हर सिटीजन को इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि सभी लोग अपनी लाइफ और करियर को फेयर तरीके से बिल्ड कर सके। यहाँ पे इक्वल स्टेटस का मतलब है कि हर सिटीजन को समाज में इज्जत और डिग्निटी मिलनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो या किसी भी रिलीजन या एरिया का हो। जबकि इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि सबको एडुकेशन, जॉब और प्रोग्रेस करने का इक्वल चांस मिलना चाहिए बिना किसी बायस के। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इक्वलिटी के डिफरेंट डायमेंशंस भी होते हैं। ये डायमेंशन है सिविक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी। सिविक इक्वलिटी का मतलब है कि लॉ के सामने सब समान। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब है कि सबके पास वोट देना, इलेक्शन लड़ना और पार्टिसिपेशन करने का अधिकार। और इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है कि सबके बीच वेल्थ और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताता है। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करता है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को डिफाइन करता है, जबकि आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्वलिटी सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक लिमिटेड नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी सरकार को गाइड करते हैं कि वो सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने के लिए एक्टिव एफर्ट्स करे, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लाइवलीहुड फॉर ऑल, फ्री लीगल एड, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन एंड वीकर सेक्शंस को इंश्योर करना। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जाना इक्वलिटी सिर्फ एक लीगल प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक ह्यूमन वैल्यू है जिससे एक फेयर, इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाई जा सकती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पे। अब बात करते हैं लास्ट कीवर्ड के बारे में, जो है फ्रेटर्निटी। तो इसका मतलब है सभी इंडियंस के बीच एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड डेवलप करना, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन या एरिया से बिलोंग करते हो। ये इंश्योर करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के साथ साथ यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी। मतलब हर सिटीजन की इज्जत प्रोटेक्ट करना और देश को एकजुट रखना इसका कोर पर्पज है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट एडिशन हुआ था। ये सब था इंटीग्रिटी, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी कहता है कि हर सिटीजन का फर्ज है कि वो हार्मोनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करे बियॉन्ड रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटीज। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का असली एसेंस यही है।
तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने प्रीएम्बल में दिए गए हर एक कीवर्ड को डिटेल में कवर किया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल को। तो देखिए, इट एम्बॉडीज बेसिक फिलोसॉफी एंड वैल्यूज ऑफ पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस। मतलब ये सिर्फ एक शुरुआती स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलोसॉफी और वैल्यूज को एम्बॉडी करता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मॉरल हो या फिर रिलीजियस। मतलब प्रीएम्बल हमें बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में काम करेगा और कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। ये सोसाइटी के लिए एक मॉरल कॉम्पस की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करता है फाउंडिंग फादर्स के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस। यानी ये बताता है कि भारत के लीडर्स ने एक मॉडर्न, इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव नेशन का विजन कैसे देखा था। प्रीएम्बल में हर शब्द केयरफुल्ली चूज किया गया है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स को कैप्चर करता है। एन पालकीवाला जी ने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। जैसे आइडेंटिटी कार्ड हमें एक व्यक्ति का नाम, एज और स्टेटस बताता है, वैसे ही प्रीएम्बल हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव्स का एक स्नैपशॉट देता है। अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर ने इसे डिस्क्राइब किया, व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। मतलब हमारा जो सपना था एक मॉडर्न इंडिया का, वो यहाँ लिखा गया। उनके मुताबिक ये एक तरह का ब्लूप्रिंट था जो फ्यूचर के लिए सेट किया गया था, ताकि सब सिटीजन्स और अथॉरिटीज इसका रेफरेंस ले सके। के.एम. मुंशी जी ने इसे होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला। मतलब प्रीएम्बल एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेडिक्शन है जो बताता है कि देश का फ्यूचर कैसे शेप्ड होगा और किस तरह से डेमोक्रेसी, सोवरेंटी और जस्टिस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठाकुरदास भरगवा जी ने इसे मोस्ट प्रीसियस पार्ट और द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का असली एसेंस और सोल प्रीएम्बल में छुपा हुआ है। उनके मुताबिक अगर आप प्रीएम्बल को समझ जाते हैं तो आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट समझ में आ जाती है। यहाँ पे अर्नेस्ट बर्कर, जो एक इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे कीनोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। मतलब पूरे संविधान का सुर या टोन प्रीएम्बल से सेट होता है। ये डिसाइड करता है कि संविधान का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और किस तरह के लॉज और पॉलिसीज बनेंगे। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने रिमार्क दिया कि प्रीएम्बल रिजेंबल्स यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बट इट इज मच मोर देन ए डिक्लेरेशन। मतलब ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि एक बाइंडिंग गाइडिंग प्रिंसिपल है। उनके मुताबिक ये गवर्नमेंट और जुडिशियरी दोनों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है जो डिसीजंस और पॉलिसीज के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा प्रीएम्बल हमेशा एक रिमाइंडर है कि भारत एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जहाँ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की वैल्यूज इंप्लीमेंट होती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम समझेंगे प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो देखिए, एक समय था जब यह बड़ा लीगल कंट्रोवर्सी था कि क्या प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल पार्ट है या सिर्फ एक सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स ने इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी। इन जजमेंट्स के थ्रू ही हमें समझ में आता है कि हमारे संविधान के अंदर प्रीएम्बल का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट जजमेंट था बेरुबारी यूनियन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, लेकिन उससे कोई सब्सटेंसिव लीगल पावर या अथॉरिटी डिराइव नहीं की जा सकती। मतलब प्रीएम्बल का रोल एक मोरल या इंटरप्रिटेशनल गाइड तक ही लिमिटेड है, लीगल एनफोर्सिएबिलिटी उसमें नहीं है। लेकिन ये सब कुछ बदला केशवानंद भारती केस के डिसीजन के बाद। ये जजमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरी का एक माइलस्टोन माना जाता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिक्लेयर किया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे सोवरेंटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ईटीसी। इस जजमेंट ने प्रीएम्बल को एक इंटरप्रिटेशनल अथॉरिटी और लीगल सिग्निफिकेंस दे दिया। इसलिए ये केस को गेम चेंजर भी कहा जाता है। केशवानंद भारती केस के डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग बनाया एलआईसी ऑफ इंडिया केस ने।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। कोर्ट ने प्रीएम्बल के लीगल स्टेटस को कॉन्फर्म किया और ये बताया कि अगर कभी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन अनक्लियर हो तो प्रीएम्बल का यूज किया जा सकता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस भी बताई है। पहली लिमिटेशन है कि प्रीएम्बल पार्लियामेंट के लिए सोर्स ऑफ पावर नहीं है, मतलब प्रीएम्बल से कोई लॉ मेकिंग अथॉरिटी डिराइव नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ पार्लियामेंट अपने पावर्स संविधान के आर्टिकल से लेती है, ना कि प्रीएम्बल से। यहाँ पे दूसरी लिमिटेशन यह है कि प्रीएम्बल पार्लियामेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन नहीं लगाता, मतलब प्रीएम्बल पार्लियामेंट को कोई स्पेसिफिक काम से रोकता नहीं है। ये पावर को डिफाइन नहीं करता, सिर्फ गाइड करता है। नेक्स्ट है प्रीएम्बल नॉन जस्टिफाइबल है, मतलब आप डायरेक्टली कोर्ट्स में जाकर यह कह नहीं सकते कि कोई काम सिर्फ प्रीएम्बल के बेसिस पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी इसके प्रोविजंस कोर्ट में एनफोर्स नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा प्रीएम्बल से ना तो पावर डिराइव की जा सकती है और ना ही उसके प्रोविजंस कोर्ट में एनफोर्सिएबल है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशनल और मोरल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे एमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, यानी कि प्रीएम्बल को एमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए एक समय था जब प्रीएम्बल के अमेंडमेंट को लेकर कन्फ्यूजन था। यह मुद्दा सबसे पहली बार केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के प्रोसेस के अंडर ही होना चाहिए। मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रीएम्बल में चेंजेस कर सके। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन भी क्लेरिफाई किया। उन्होंने कहा प्रीएम्बल के बेसिक फीचर्स को ऑल्टर, डिस्टोर्ट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इन बेसिक फीचर्स में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी शामिल है। ये इसलिए क्योंकि यही बेसिक फीचर्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी का कोर बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको रिमूव या कमजोर करने की कोई भी कोशिश अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाएगी। आज तक हमारे प्रीएम्बल में एक ही मेजर अमेंडमेंट हुआ है और वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट के थ्रू 3 नए शब्द ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इस अमेंडमेंट को इमरजेंसी पीरियड के दौरान पास किया गया था। बाद में जब इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने की तो कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को वैलिड माना। कोर्ट का कहना था कि ये नए टर्म्स बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि उसको और रीएनफोर्स करते हैं। तो दोस्तों इस तरह प्रीएम्बल को फॉर्मली अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके सोल यानी बेसिक फीचर्स को अनटच्ड और प्रोटेक्टेड रखा गया है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने प्रीएम्बल का पूरा सफ़र कवर किया। आज हमने इसके कीवर्ड्स, फिलोसॉफी, वैल्यूज और सिग्निफिकेंस को समझा। हमने देखा कैसे ये एक आइडेंटिटी कार्ड और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रीएम्बल वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी वाले चैप्टर को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।